हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पिछले वीडियो में जो हम एसएसटी का जो है कुल जो है 40 प्रश्न हिस्ट्री का कर चुके हैं। कुल 40 प्रश्न हिस्ट्री का जो है कर चुके हैं और जो है यह क्लास 6 to 8 का जो है ये सोशल साइंस में जो टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखे हुए हैं हिस्ट्री का। तो आज की वीडियो में जो हम अब अगर बात करें तो कुल 40 प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अगर आप 40 प्रश्न यह कर लेते तो आपको जो है परीक्षा से पहले अगर आप किए रहते हैं तो आपको जो है परीक्षा की पैटर्न को अच्छी तरह से समझ बन जाती है। इसीलिए जो है किसी भी परीक्षा का जो है पीवाईक्यू को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पीवाईक्यू देखे रहते हैं तो आपको जो है किसी भी परीक्षा का जो है पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाती है और जो है उस आधार पर आप अपनी तैयारी को करते हैं। तो आज हम पूरे 40 प्रश्न को पॉलिटिकल पीवाईक्यू टीआरई 2 में जितने भी पॉलिटिकल साइंस में 6 to 8 में पूछा गया तो उसको हम पूरा विस्तार से करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे पहला बात है कि कह रहा है किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, एक होता है राजभाषा, दूसरा होता है राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे जो है अगर राजभाषा की बात करें तो भारतीय संविधान में राजभाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन राजभाषा के रूप में जो हिंदी को माना गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रभाषा, तो क्या हिंदी होगा, संस्कृत, अंग्रेजी? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? नीति निर्माण क्षेत्रों में मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। बिना संस्कृति की विशिष्टताओं को बिछोड़े बिना सामाजिक जीवन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, यह राष्ट्र विरोधी नहीं माना जा सकता है। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो भारतीय कैबिनेट में सबसे पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आप सबको मालूम होगा कि अच्छी तरह से 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? सी राजगोपालचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो एच.सी. मुखर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे और काफ़ी जो है आप लोग को याद भी होगा कि यह प्रश्न कितना आसान है। राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व लिया गया है। यहाँ पे प्रकार असत कथन को पहचानिए, असत कथन को पहचानिए। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों का नाम वाले मतपत्र, ये भी बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, तो जो है मतपत्रों की मतदान की व्यवस्था का विस्थापन शुरू हुई, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है सभी कथन सही है। इसका जो है ऑप्शन ई हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो राज्य चुनाव आयोग से अगर बात करें तो इसका जो है 73वां संविधान संशोधन जो है इस इसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो आप सबको मालूम होगा कि जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जो है जारी करते हैं। उस रिट में जो है आपको मालूम होगा कि 5 प्रकार की रिट है, एक उसमें से एक परमादेश भी है। तो परमादेश में जो है इसमें पूछा जा रहा है कि इसका जो है किसका संबंध है? तो इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करके अधिकारी न होते हुए भी उस पद का धारण किए हुए न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक से रोक लगाता है। न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सामने उपस्थित किया जाए। यह हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण
जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। न्यायालय यह देखता है कि कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं करता है या नहीं कर रहा है तो किसी व्यक्ति का अधिकार खत्म है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जब कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी अपना जो जो कर्तव्य है उसको पालन नहीं करता है तो आज जो है आम पब्लिक जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट जा सकता है। और उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगला प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि भारत में चुनाव का संबंध निम्नलिखित में से कौन सत्य है। चुनावों से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है भारतीय चुनाव में वयस्क मताधिकारी यानी कि सभी जो है 18 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले मत दे सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था आप सबको यहाँ पे मालूम होगा कि यहाँ पे कई राजनीतिक दल है। उसके बाद जो है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है। तो 324 में जो अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो अनुच्छेद 324 के तहत जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर। आइए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने अगला प्रश्न ये रहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 एक संबंधित है। तो आप लोग को अभी भी बताएं कि 324 जो है किस केस से संबंध रखते हैं। तो यह जो है निर्वाचन आयोग से संबंध रखते हैं। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की भी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है। तो इसका यह भी सही है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो पूछा जा रहा है संघ सूची के संबंध में कौन कथन असत्य है। तो संघ सूची प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, राष्ट्रीय जैसे यह संघ सूची में सम्मिलित है। अगर बात करें अगला ऑप्शन की तो पूरे देश में मामलों एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण जो है इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। तो इसका जो है फिर यह भी बिल्कुल सही है। इसमें कहा जा रहा है कि संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। यह भी बिल्कुल सही है। संघ सूची में जो है जो भी कानून बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची सबसे पहले समझते हैं कि जो है भारत में 3 प्रकार की जो है सूची है। एक है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी मुख्य बातें आते हैं उस पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची पर जो है समवर्ती सूची हम उसको कहते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार जो है मुख्य तौर पे कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार के कानून का भी मान्य होगा। तो इसका जो है 13 का ई हो जाएगा, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। असत्य कथन को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 आप लोग के सामने है। राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार चुना गया था। तो यह कहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार चुना गया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है सबसे पहले जो है गैर कांग्रेसी सरकार चुना गया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। तो 16 का जो है प्रश्न है, तो आइए हम इसको देखते हैं। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल पर प्रेरित है, यह बिल्कुल गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज में 1951 में जारी किया गया है। तो आप सबको मालूम होगा कि जब पंचवर्षीय योजना आया था तो पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में ही आया था। इसीलिए जो है इसका सही आंसर 1951 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो इसका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार पीसी महालनोबिस नहीं थे, यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। अगर प्रथम की बात करें तो वह हेराड थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के महालनोबिस। तो आइए हम अगला प्रश्न संख्या
17 को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, सांसद, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संसद। तो आप सबको मालूम होगा संसद जो है 3 अंगों से मिलकर के बना है। लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके संसद का गठन होता है। तो लोकसभा को जो है अगर बात करें तो निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यह सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का बिल्कुल सही आंसर, संसद। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में संसद के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अभी हम लोग देखे हैं कि संसद के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे लोकसभा, संसद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों जो है संसद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, एक से अधिक। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण बढ़ावा देने के लिए सरकार अनिवार्य किया है? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो है अगर बात करें, 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 340, यह जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने हम देखते हैं 18 के बाद 19, पहले हम 21 को कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सम्मिलित होता है? संसद सम्मिलित होता है। जब संसद जो है संशोधन कर देते हैं तो फाइनली मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वह एक कानून बन जाता है, जिससे कानून को न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इस एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले संसद में कानून बनता है और जो भी कानून बनता है अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, यानी कि उसको प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो वह जो है मुख्य तौर पर कानून बन जाता है। और जब कानून बन जाता है तो उसको लागू जो है न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब आइए हम 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो इसका जो है सही कथन में आइए हम इसको जानते हैं। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, बिल्कुल सही है। यह गठबंधन सरकार का युग है, बिल्कुल सही। आप सबको मालूम होगा कि 1990 के बाद जो है गठबंधन सरकार जो है गठबंधन के तहत बनने लगी थी। उसके बाद यह संघ के बाहर स्वायत्ता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं को वृद्धि का युग है, बिल्कुल यह भी सही है कि यहाँ इसी समय से जो है अगर बात करें तो प्रांत की भी काफ़ी आकांक्षाएँ की में पूर्ति होने लगी थी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये 22 नंबर प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो जो है अगला प्रश्न हम आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इसमें जो है समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में जो है यह समवर्ती सूची को रखा गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 26 नंबर प्रश्न है कि 280 संबंधित है या अनुच्छेद है और यह पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तो आप सबको बिल्कुल स्पष्ट पता होगा कि यह जो है अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश में जो है सार्वभौमिक मताधिकार का सुविधा है और व्यवस्था कहा जा सकता है। तो जो है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब हुआ कि कोई भी स्त्री पुरुष अगर 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो वह जो है अपना मत दे सकता है। तो जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है नियंत्रित नहीं होता है, यह जाति के आधार से या लिंग के आधार से नियंत्रित नहीं होता है, आस्था के आधार से
यानी कि कोई किसी भी धर्म को या मानता है, तो किसी के पास अधिक संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है, तो उसके आधार पे तो जो है इन सबों के आधार पे जो है सार्वभौमिक मताधिकार को नहीं रखा गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी यह डी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें से जो है किसी के आधार पर नियंत्रित नहीं यहाँ पूछा जा रहा नहीं होता है, इसलिए इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, एक से अधिक। आइए हम अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति द्वारा के सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो आप सबको मालूम होगा कि सबसे बहुत आसान प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को किस के अनुसार सरदार सोवन सिंह समिति के अनुशंसा पर जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, और जो है बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा, इसे राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसीलिए इसका जो है एक से ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली लागू है? तो किस देश में फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली लागू है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भारत, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा। आइए हम समझते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली क्या होता है। तो हमारे यहाँ अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली के द्वारा होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है तो उसको हम फर्स्ट पोस्ट प्रणाली कहते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में जो है सीटों के आधार पे जिसको अधिक सीट मिल गया एक से अधिक ही करना है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक मत प्रणाली लागू होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल आसान प्रश्न, आप लोग जो है या काफ़ी क्लास 10th में पढ़े होंगे। तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यह जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के अंतर विरोधियों को इंगित करते हैं किसके? द एप्पल कार्ट नामक नाटक। तो इसका जो है पूछा जा रहा है कि यह किसने नाटक को लिखा था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। इसका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंध प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह आप लोग को याद रखिएगा, यह आप आगे भी पूछा जा सकता है। तो यह किसने लिखा था? तो यह जो है भानु प्रताप मेहता ने लिखा था। भानु प्रताप मेहता द्वारा यह लेखक द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो किसका विश्वास नहीं है? यह कट्टरपंथियों का जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। 31 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कट्टरपंथी। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान को किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल परिषद द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा। तो इसको जो है आप सबको मालूम होगा कि भारतीय संविधान को हमने सबसे पहला प्रश्न को देखा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि पूर्णतः संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतंत्र व्यवस्था में सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया था? तो आप लोग यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका जो है सही आंसर भारत हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल मालूम होगा कि भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ पे शुरुआती दौर से ही सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ था।
एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? चुनाव, विद्रोह, जन आंदोलन। तो यह जो है चुनाव हो जाएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष, तो आप लोग मालूम होगा कि चुनाव के माध्यम से विभिन्न दल के द्वारा जो है अपनी अपनी अपेक्षाएं दल रखते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो विभिन्न जन कल्याण की बात करते हैं। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में संघर्ष जो करते हैं तो ये चुनाव के माध्यम से ही होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 36 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को होना माना जाता है? तो किस में माना जाता है? यह बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यह जो है श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि निम्नलिखित में से इनमें से किसे भारत लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है भारत के लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय? तो यह जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। आप सबको मालूम होगा कि पहले प्रधानमंत्री जो है भारत के जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा 38 प्रश्न को कर लिया है। अब जो हम इसको देख लेते हैं कि आप लोग को अंतिम 2 प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो है कौन से भारत सरकार द्वारा सबसे निचला स्तर है? सबसे निचला स्तर की अगर बात करें तो क्या छावनी बोर्ड है, क्या पंचायत है या नगर निगम है? तो सबसे निचला बोर्ड इसको हम पंचायत को मानते हैं। उससे अगर बात करें तो ऊपर है छावनी बोर्ड, उसके बाद नगर निगम है। आप लोग ये बताइए कि पंचायत के लिए जो है कि कुल कितनी जनसंख्या होना चाहिए और जो है नगर निगम के लिए कुल कितनी जनसंख्या? अगर पंचायत की बात करें तो 7000 जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन होता है। यह से वही पूछा जाता है। आइए हम अंतिम और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अंतिम है 40। इनमें से सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापना की करना चाहा, तो यह किसने कहा? लोकतंत्र को बहुतंत्र शब्द की जो स्थापना करना चाहिए, यानी लोकतंत्र के जगह बहुतंत्र को लाना चाहा, तो जो है यह हो जाएगा आपको रॉबर्ट डहल के द्वारा जो है यह शब्द लाया गया। तो आप लोग इसमें पूरे हम अभी 40 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 to 8 का जो है TRE 2 में जो पूछा गया था उसको हम 40 प्रश्न हिस्ट्री और 40 प्रश्न जो है पॉलिटिकल का यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब 40 प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि देखिए 4 से 5 प्रश्न ये देखा गया है कि थिंकर से पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा और यह सिद्धांत किसने दिया। और जो है अगर बात करें तो इस तरह की टाइप की जो 37 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं इस तरह से प्रश्न भी पूछा गया है। 2 से 3 प्रश्न की संख्या इस तरह से है। और अनुच्छेद से अगर बात करें तो अनुच्छेद से 2 से 3 प्रश्न भी अनुच्छेद से देखने के लिए मिला है। उसके बाद हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई है वो भी एक प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो चुनाव और राजनीतिक दल से भी 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो इस तरह से जो है अगर आप लोग अपना तैयारी को करेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे स्तर तक का आप लोग का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।